नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती हैं आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा, आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए इस बुलेटिन में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टमाटर की महंगाई से जल्द राहत मिलेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली एनसीआर में सस्ती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की है। इस मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर टमाटर की कीमत सामान्य हो जाएगी। एनसीसीएफ थोक मंडियों से टमाटर खरीदकर इसे 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहा है। दिल्ली एनसीआर में 18 जगह पर सस्ते टमाटर की बिक्री की जा रही है। इस कदम के माध्यम से एनसीसीएफ टमाटर की कीमतों में वृद्धि को रोककर उसे स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। टमाटर की महंगाई से तो राहत मिलेगी, लेकिन चीनी के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने पर अगले कुछ दिनों में फैसला लेगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। साल 2019 से चीनी की जो एमएसपी है वो 31 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई है, जबकि इस दौरान किसानों को भुगतान किए जाने वाले एफआरपी में कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है। चीनी मिलें सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाकर 42 रुपए प्रति किलो करने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार चीनी का एमएसपी बढ़ाती है तो उससे चीनी मिलों को बढ़ती उत्पादन लागत से राहत मिलेगी। एचडीएफसी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। 1 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। क्रेड, मोबीक्विक, फ्री चार्ज जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर 1% शुल्क लगेगा। फ्यूल ट्रांजैक्शन पर भी अब ग्राहकों को 1% शुल्क देना होगा। 50,000 रुपए से ज्यादा की यूटिलिटी भुगतान पर भी अब कार्ड धारकों को 1% शुल्क देना होगा। इंटरनेशनल और क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शन पर अब 3.5% शुल्क लगेगा। बैंक ने लेट पेमेंट फीस में भी इजाफा किया है। अगर ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर इजी ईएमआई ऑप्शन को चुनता है तब उसे 299 रुपए का शुल्क देना होगा। दो साल के लंबे इंतजार के बाद म्यूचुअल फंड्स के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब इनसाइडर नियम केवल लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पर ही लागू हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए जुलाई 2022 में कंसल्टेशन पेपर पेश किया था। इसके बाद नवंबर 2022 में अधिसूचना जारी की गई थी। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के पीछे हटने और मानदंड तय करने में आ रही दिक्कतों के कारण इसे लागू करने में देर हुई। अब नए मानदंडों के तहत म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस बनना होगा, जिसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कर्मचारियों के लिए एक अलग आचार संहिता और अतिरिक्त खुलासे आदि शामिल होंगे। नए नियमों की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर अनुपालन बोझ काफी बढ़ जाएगा, जिसका असर निवेशकों पर पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने वालों को एक जरूरी सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि टैक्स पेयर्स खर्चों के लिए फर्जी दावे ना करें और अपनी कमाई को कम करके ना दिखाएं। विभाग ने कहा कि बढ़ा चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। विभाग ने कहा कि रिफंड के दावों की जांच करनी पड़ती है, जिससे देर हो सकती है। आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की जो प्रोसेस होती है उसमें तेजी आती है। सभी टैक्स पेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी के मुताबिक 26 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। आईपीओ खुलने से पहले ओला इलेक्ट्रिक पर एक बड़ा आरोप लगा है। मैप माई इंडिया की पेरेंट कंपनी सीई इन्फो सिस्टम्स ने ओला इलेक्ट्रिक पर डेटा चोरी करने का आरोप लगाया। मैप माई इंडिया ने ओला को इसके लिए लीगल नोटिस भी भेजा है। नोटिस में ओला इलेक्ट्रिक पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन करने की बात कही गई है। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में नेविगेशन सर्विस के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया था। अब ओला इलेक्ट्रिक पर आरोप है कि उसने अपना खुद का ओला मैप्स बनाने के लिए मैप माई इंडिया के एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को कॉपी किया है। हाल ही में ओला ने गूगल मैप्स की सेवा बंद कर खुद की मैप सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इससे कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को खुल रहा है, जिसके लिए कंपनी ने 72 से 76 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इनकम टैक्स कानून में प्रस्तावित बदलाव से होम स्टे चलाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है
कि होम स्टे से होने वाली कमाई को अब हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर बताना अनिवार्य होगा। अभी तक इसे बिजनेस इनकम के तौर पर बताया जा रहा है। इस वजह से कई मकान मालिक अपने टैक्स के बोझ को कम कर रहे हैं। नया प्रस्ताव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भरे जाने वाले ITR में होम स्टे से होने वाली कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा। इससे मकान मालिकों को बिजनेस खर्च के तौर पर डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा और उनके ऊपर टैक्स की देनदारी बढ़ेगी। भारत के ऊपर कर्ज चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 185 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ये GDP का 56.8% होगा। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल कर्ज 93.26 लाख करोड़ रुपए था। उस टाइम कर्ज GDP का 49.3% था। ऋण में ये अनुमानित वृद्धि पिछले 6 सालों के दौरान बहुत ज्यादा कर्ज उठाने की वजह से हुई है। सार्वजनिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और आर्थिक प्रोत्साहन उपायों पर सरकार के बढ़ते खर्च के कारण कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। टेलीकॉम सेक्टर में टैलेंट वॉर खत्म होने का असर वेतन वृद्धि पर भी पड़ा है। चालू वित्त वर्ष में टेलीकॉम सेक्टर में औसतन 9% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, जो पिछले 2 साल की तुलना में बहुत कम है। कुशल कर्मियों की चाह में पिछले 2 साल रिकॉर्ड वेतन वृद्धि हुई। साथ ही मोबाइल फोन की मांग धीमे पड़ने का असर भी वेतन वृद्धि पर पड़ा है। टीम लीज डिजिटल के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में टेलीकॉम सेक्टर 10.19% की अधिकतम वेतन वृद्धि के साथ शीर्ष वेतन दाताओं में से एक के रूप में उभरा था। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत वेतन वृद्धि 9.5% थी। सेनोरेस फार्मा ने IPO के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। अहमदाबाद की कंपनी IPO के तहत 500 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी। फर्स्ट क्राई इस हफ्ते IPO के लिए फिर से डॉक्यूमेंट जमा कर सकती है। ताज़ा फंडिंग राउंड में फर्स्ट क्राई ने $2.8 अरब के वैल्यूएशन का धन जुटाया है। फर्स्ट क्राई ने दिसंबर 2023 में डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन सेबी ने इस पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था। ढांचागत क्षेत्र की कंपनी सीगल इंडिया लिमिटेड ने 1253 करोड़ रुपए के IPO के लिए 380 से 401 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। लुधियाना की कंपनी का IPO 1 अगस्त को खुलेगा और 5 अगस्त को बंद होगा। कंपनी के IPO में 684 करोड़ रुपए के नए शेयर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्रोमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से 568 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल उपकरणों की खरीद और कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। होप आपको आज का मनी टाइम का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।